ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं ग्रेड थ्रेशोल्ड पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि किस चीज पे कितने मार्क्स मिलते हैं। ये हमारे पास जो डेटा है ये जून 2022 का है। अगर हम बात करें, इस वक्त सिर्फ P1 की बात करते हैं। कंपोनेंट 1-1, कंपोनेंट 1-2, कंपोनेंट 1-3 पेपर्स जो हैं 2022 के, वो थोड़े से टफ थे। दैट यू कैन सी ओवर हियर कि जो आपको थ्रेशोल्ड नजर आ रहा है 75 में से इन तीनों का वो नजर आ रहा है 54, 54 एंड 59, यानी अप्रोक्सीमेटली 60 आउट ऑफ 75 इज 80%। तो 80% से कम इसकी परसेंटेज है ऑफ स्कोरिंग एन ए। उसके बाद 54 से 46, ये तकरीबन 8 मार्क का डिफरेंस है, यहां 10 मार्क का डिफरेंस है एंड सो ऑन। आगे की चीज तो सोचनी भी नहीं चाहिए। ये सब बताना ये चाह रहा हूं कि अगर कभी पेपर में कोई चीज टफ आए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर टफ पेपर होगा तो नेचुरली इसका मतलब है कि आपका लो थ्रेशोल्ड होगा। हाँ, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं इन द ऑर्डर दैट्स गिवन 1 2 3 4 ऑल द वे टिल जो भी आपका आंसर आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, वहां तक। अच्छा जी, अब जो है हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं कि इसी तरीके से हम लोग देखते हैं और थ्रेशोल्ड्स। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मौजूद है, दैट इज अबाउट द नवंबर पेपर। ये नवंबर का जो पेपर है 2022 का, यहां का थ्रेशोल्ड अब देखते हैं फिर से इसमें क्या चीज नजर आ रही है। 75 मार्क में से है और यहां पर भी मोर और लेस उसी टाइप का नजर आ रहा है, 57, 61 एंड 55। यस, दीज पेपर्स वर टफ। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग जाते हैं पेपर पे। सो लेट मी गो टू जो पेपर्स हैं आपके, दैट इज P1। और इसमें से क्वेश्चंस जो हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं लाइव क्लासेस में। कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, कुछ ने लाइव देखा है। मैं सिर्फ एक एक नजर उसमें से बताता जाता हूं। सो लेट मी स्टार्ट विद द जून पेपर। मार्च को मैं इग्नोर कर रहा हूं और यहां जून 2022 इसके पहले वेरिएंट पे फोकस करता हूं। उसके हिसाब से एग्जामिनर रिपोर्ट से चीजें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, हम लोग पहले इस वाले पेपर में सारी चीजें देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग जरा पढ़ते हैं। ये वाला जो है ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान है, मुश्किल है एंड सो ऑन। रीसेंट पेपर में ये वाला पैटर्न ज्यादा नजर आ रहा है, दैट इज कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्मेट की बेसिस के ऊपर वो लिखेगा कि हेंस, और इसकी बेसिस पे आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है कि यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो भी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्मेट है वो इक्वल्स टू 1 करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद उसको, चूंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, लेट्स से यहां पे 64 आ गया, मिसाल दे रहा हूं। सो देयरफॉर दिस x माइनस समथिंग होल स्क्वायर इज प्लस माइनस 8, और फिर सब्जेक्ट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में ये खास बात थी। ये वाला जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। 13 टर्म 12 है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स नेगेटिव 15 है। इट्स अ साइमल्टेनियस क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट 50 टर्म्स का आपने सम निकालना है। जहां जरूरत होगी मैं वहां पे फोकस करूंगा। The coefficient of x4 in this expansion is a। हाँ, यहां पे जरूरत है। यहां पे भी x की टर्म है, यहां पर भी x की टर्म है। ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप फॉर्मूला लगाते हैं कि a प्लस बी रेज टू पावर ऑफ n। यहां पे पर्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला है NCR, a रेज टू पावर ऑफ n माइनस r, b रेज टू पावर ऑफ r। तो आप लिखते हैं 5CR। आपको नहीं पता कौन सी वैल्यू r की आपको चूज करनी है, और एक ही जगह आपने लिखा 2x स्क्वायर, और यहां पे आपने लिखा k स्क्वायर x रेज टू पावर ऑफ -1। अब देखिए, इंडिसेस इज समथिंग दैट्स एन इंपॉर्टेंट टाइप, दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथ लाइफ। मैथ्स में बहुत जरूरत होती है इंडिसेस की। तो यहां पे ये जो r है ये इसकी पावर है और इसकी पावर है 5 माइनस r। एक और चीज, यहां पर ये लिखा हुआ था यूं, चूंकि कैलकुलेशन मुझे करनी थी इसलिए ये इसको इंडिसेस के हिसाब से लिखा। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग पावर्स इकट्ठी करते हैं, गैदर पावर्स ऑफ x एंड इक्वेट इट टू पावर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म।
तो रिक्वायर्ड टर्म कौन सी है, x4, तो हम उसके बराबर करेंगे 4 के। किसको बराबर करेंगे, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई किया, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई किया। So 2 into 5 minus r plus -1 into r equals to this. 10 minus 2r minus r equals to 4. -3r equals to -6. Therefore, r comes out to be 2. r हमेशा या तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा या r 0 आएगा। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Because R tells you the position of the term in the series. ये चीज समझ लें। जब हम लिखते हैं NC0 और उसकी बेसिस पे निकालते हैं, that is the first term. जब हम लिखते हैं NC1 उसकी बेसिस पे टर्म निकालते हैं, that is the second term. तो फर्स्ट के लिए R की वैल्यू 0, सेकंड के लिए R की वैल्यू 1, तो R या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या 0 होगा। कमिंग बैक टू दिस, अब क्या करेंगे, यहां पे R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। R की वैल्यू कितनी आई, 2, तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 5c2 and this is 2x square raised to power of 5 minus 2 which is 3 and this is k square over x raised to power of 2। अब यहां जिस तरीके से मैं इसको तोड़ता हूं वो गौर से देखें। 5c2 की वैल्यू 10 है, 2 रेज टू पावर ऑफ 3 की वैल्यू 8 है, x स्क्वायर रेज टू पावर ऑफ 3 है x पावर 6, k स्क्वायर को स्क्वायर किया k 4 हो गया, और उसके बाद जो है ये हो गया 1 ओवर x स्क्वायर। अब यहां पे जरा डबल चेक करें, ये x6 है, ये x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, दिस सिंप्लीफाइज टू x4। इसका मतलब है 10 और 8 और k4 दैट इज 80 k4, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। बाकी कहानी नॉर्मल सी है, कोई खास बात नहीं। ये वाला जो है कि जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन, तो ये हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 के x रेज टू पावर ऑफ 4 और फिर हम लिखेंगे 4c2 और उससे हमें टर्म मिल जाएगा। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसने दूसरी इक्वेशन दी है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, वो हो जाएगा। अच्छा, ये a और b क्या था बाय द वे, a जो था वो इसका कोफिशिएंट था, b इसका कोफिशिएंट था, और इन दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर है। फाइंड a एंड b इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट k, नहीं बराबर नहीं है, माय बैड, यानी a को लिखना है इन टर्म्स ऑफ b, b को लिखना है इन टर्म्स ऑफ k, और उसके बाद इन दोनों को इक्वेट करना है। तो वो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मैंने सॉल्व किए हुए होंगे। यहाँ पे साइन क्यूब ओवर दिस, सॉरी साइन क्यूब ओवर दिस, साइन स्क्वायर ओवर दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये जरा सा ट्रिकी था। पहले तो एज यूजुअल एलसीएम लेंगे, ये मैंने एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, दिस इज व्हाट आई हैव, डिनोमिनेटर इज साइन माइनस 1, 1 प्लस साइन व्हिच इज साइन स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 1 को इधर ले गया, कॉस स्क्वायर को इधर लाया, तो क्या बचा, नेगेटिव कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर माइनस 1, वो लिख दिया। उसके बाद डिवाइड किया, दिस ओवर दिस, दिस ओवर दिस, और यहां पर जो है ये चीज लेकर आनी थी, तो ये वाला साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर विद अ माइनस साइन दैट इज नेगेटिव टैन स्क्वायर, दिस रिमेन्स एज इट इज। अच्छा जी, उसके बाद यहां ये कह रहे सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पूरे पूरे हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस दिया था। अच्छा जी, अब हमने 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं और ये है जून 22 वेरिएंट 11। तो मुझे 1 मिनट यहां पे देखने दे, दिस इज दिस, एंड मैं एग्जामिनर रिपोर्ट देख रहा हूं, ये है मार्च, ये है जून 22। चले यहां से पढ़ना स्टार्ट करते, पैराग्राफ यहां से देख रहे हैं, ये वेरिएंट 11 है। क्या कह रहे हैं ये, इसमें ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में the majority of candidates were able to complete the square, obtain the correct value for P and Q, though some numerical or sign errors were seen. Part B, although the question stated, अब गौर से सुनिएगा, although the question stated hence, which implied that candidates should use their result from part A, most candidates opted to use the quadratic formula instead. अब यहां पे ये गलतियों की बात करेगा, इसका मतलब है यहां मार्क्स कटे, तो ये वाला क्वाड्रेटिक का था। आ जाए दूसरे पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कह रहे, मेनी गुड अटेम्प्ट्स एट दिस क्वेश्चन वर सीन विद करेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला टू फॉर्म इक्वेशंस। Candidate who chose the formula n over 2a plus l for the sum could make no further progress unless they substituted an expression involving a and d for l. हमें तो ये करना ही नहीं है, हमें तो नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, sn
is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d. यहां पे नहीं पता कौन लोग थे जिन्होंने ये किया. Several candidates made arithmetic error or misinterpreted L as 1. Hence, reaching incorrect values. Even with incorrect values, a method mark could be avoided for using the formula. तो कभी भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़िएगा. किसी जगह पे आप फंस भी रहे होंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखिएगा मैक्सिमम मार्क्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. अब क्या चीज है इसमें? The question proved challenging for a number of candidates who had difficulty in identifying the correct term to find A, often providing full expansion which was not necessary. ये अभी जो binomial वाला क्वेश्चन था ये उसकी बात हो रही है. Others made error in the use of indices. जो कहते हैं ना कि O levels की नॉलेज कहां पे काम आएगी, तो जब ये O levels की नॉलेज की बात आती है AS लेवल के अंदर, P1 के अंदर, तो वहां लोग फेल हो जाते हैं. तो भाई ये जो O लेवल की नॉलेज है ये इंडिसेस वाली ये यहां पे काम आएगी. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग इसको ही सही एक्सपैंड नहीं कर सके, इसको ये लिखना था तो किसी ने यूं कर दिया, एंड सो ऑन. 2 को क्यूब करना भूल गए, या 2 को तो क्यूब किया, इन दोनों को ऐड कर दिया. रूल क्या है? a to the power m raised to power of n, that is amn. ये मल्टीप्लाई होता है. दूसरी चीज क्या है? अगर मेरे पास है ab raised to power of m, that is a power m b power m. कहने को ये बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन लोगों की गलतियां यहीं पर ही होती है. अच्छा जी, और क्या चीज है? Others made errors in the use of indices, ये पढ़ लिया, और gave the requested coefficient as 80 or 24 instead of 80k4 और 24k square. क्या मतलब? लोग ये समझ ही नहीं सके कि भाई k जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, तो ये कोफिशिएंट जो है 80 भी कोफिशिएंट है, k भी कोफिशिएंट है, 24 भी कोफिशिएंट है, k स्क्वायर भी कोफिशिएंट है. Some candidates attempted to multiply out 5 brackets, which led to multiple errors. This part required candidates to form a quartic equation in K, which was a hidden quadratic. यानी जिसको हम कहते हैं ना disguised quadratic equation. Quartic जो है वो कहते हैं powerful equation को. तो हमें पता है ax square plus bx plus c equals to 0. This is a disguised quadratic equation. ax power 4 plus bx square plus c equals to 0. This is a disguised quadratic equation. तो यहां पे 4:2 के रेशियो में है. और फिर उसके बाद उसने जब वो सॉल्व किया तो उसने कहा कि several errors were seen after the step, with some candidates writing k is equals to 3/2 and other finding only the positive square root of k square equals to 9/5. तो ये वाली कुछ कहानी थी जो बतानी थी, वो यहां तक अभी हम लोग पहुंच गए. अच्छा जी, अब यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट के लिए जरा रुकिएगा. Now let's look at this question. Question number 5. Circular measure का question है. The diagram shows the sector ABC of a circle with center A and radius R. The line BD is perpendicular to AC. The line BD is perpendicular to AC. पूरे के perpendicular है या AD के perpendicular है? बात तो एक ही है. Angle CAB is theta given the theta is pi by 6. अगर ये वाला जो थीटा है ये पाई बाई 6 है, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ BCD इन टर्म्स ऑफ R. तो BCD इसका एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ R. देखें, सर्कुलर मेजर में पहले स्ट्रैटेजी डिसाइड करें. पूरा सेक्टर, इसमें से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा. पहली चीज तो ये है. अब इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? एंगल है आपका पाई बाई 6, और साइन ऑफ पाई बाई 6 जो है वो आपका आता है यहां पे. मेरे ख्याल से मैंने अगले पार्ट में पाई बाई 3 या वो अगले पार्ट की वर्किंग है. लेट मी डू दिस वर्किंग फ्रेश फॉर यू. 1 मिनट होल्ड करें, मैं आपको ये फ्रेश वर्किंग करके बताता हूं ताकि आपको पता चले. सबसे पहले मैं ये काम करता हूं कि मैं लाइनें खींचता हूं. मैंने यहां से यहां लाइन खींची, मैंने एक लाइन ये ग्रीन वाली खींची. ऑफ कोर्स एग्जाम में आप कलर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलर में सोच तो सकते हैं कि करना क्या है. उसके बाद ये वाला जो थीटा है ये पाई बाई 6 है. ये थीटा का ऑपोजिट है, ये थीटा का एडजेसेंट है. ये पहले डिसाइड किया करें. लोगों की यहां बहुत ज्यादा गलती होती है. साइन ऑफ थीटा, मैं अभी थीटा में लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाई R. Therefore BD is R sin theta. Similarly, cosine of theta is AD divided by R. Therefore AD is R sin R
कोसाइन थीटा। अच्छा जी, ये दो चीजें मेरे पास आ गई। अब इस पार्ट के लिए थीटा जो है वो π/6 है, therefore sin of π/6 is half, therefore cosine of π/6 is √3/2। अब सिंप्लीफाई करें तो जो मेरा बी डी है वो r साइन थीटा है, सो r इंटू हाफ हो गया। जो मेरा ए डी है वो r कोसाइन थीटा है, r इंटू √3/2 हो गया। अब क्या चाहिए मुझे? एग्जैक्ट एरिया चाहिए। चले पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं। तो ये एक बेस हो गया, एक हाइट हो गया। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जिसका नाम है एडीबी, नाम लिखा करे जरूर से, दैट इज हाफ इनटू बेस विच इज हाफ आर इनटू हाइट विच इज √3/2 आर। सारे टूस को इकट्ठे कर ले तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये आ गया नीचे 8। यहां पे r और r मल्टीप्लाई होके r स्क्वायर आ गया। ये √3 एज इट इज रहा, तो √3/8 r स्क्वायर ये आ गया। अब किसकी बात करें? अब हम बात करते हैं सेक्टर की। तो ये पूरा और ये पूरा, ये रेडियस r है, ये पूरा भी r है। तो नाउ लेट मी यूज द फॉर्मूला हाफ r स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा इज π/6, दैट कम्स आउट टू बी πr²/12। क्या चीज बड़ी है? जो आपका सेक्टर है वो बड़ा है, उसमें से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करें एंड यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। So therefore the difference between the two, sector is bigger, which is πr²/12 minus this thing √3/8 r square। तो इसमें से r square कॉमन ले लें और यहां हो गया π/12 minus √3/8। दिस इज द आंसर इन द एग्जैक्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि P1 में दो चीजें एग्जैक्ट बताती है, एक हो गया पाई, एक हो गया स्क्वायर रूट, उसी की टर्म में आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट भी इसने कहा और इन टर्म्स ऑफ आर भी कहा, ये भी हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? जब ये वर्ड लिखेगा गिवन इंस्टेड that the length of BD is √3/2r। अब देखिए BD क्या है? जो आपका BD है वो है r sin theta। So therefore BD is r sin theta। BD है √3/2, r is equals to r sin theta। अब एंगल चेंज हो गया, सो r कैंसिल हो गया, sin थीटा इज √3/2 हो गया, therefore थीटा इज sin इनवर्स ऑफ √3/2 which comes out to be 60 degrees। उसको कहते हैं π/3। ये वाली चीज आ गई। जब ये थीटा π/3 आ गया तो मैं AD पहले निकाल लेता हूं। सो व्हाट इज AD? AD इज r cosine theta। So now AD is r cosine theta, which is π/3, which is r into half, which is half r। ये आपको AD मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एग्जैक्ट पेरीमीटर चाहिए BCD का इन टर्म्स ऑफ r। तो BCD का निकालने के लिए मुझे ये आर्क लेंथ चाहिए, मुझे DC चाहिए, मुझे ये ऑपोजिट BD या DB चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल है वो अब है π/3 इस पार्ट के लिए। तो ये आर्क लेंथ r जो है, तो ये आर्क लेंथ BC जो हो गया ये π/3 इंटू r। सो आर्क लेंथ BC इज π/3 इंटू r। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद ये है AD। सो AD हाफ r है। अगर AD हाफ r है, द डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, और ये पूरा r है, तो हाउ मच इज DC? तो आपका जो DC है ये भी हाफ r हो गया, ये भी मिल गया। अब क्या चीज बच गई? DB। क्या मेरे पास DB है? मेरे पास ये रहा DB। सो देयरफॉर ये हो गया √3/2 और ये है DB या BD। और उसके बाद हमारे पास ये था दैट इज DC व्हिच इज हाफ r। सो DC इज हाफ r। इन सबको ऐड करेंगे एंड देन यू गेट द आंसर। अब इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं। अब इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें। आप ये वाला जो था वो ट्रिग्नोमेट्री का भी इग्नोर कर दें, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि most candidates found a correct expression for the area of the sector though the area of the triangle proved more difficult। अगर O levels नहीं किए तरीके से, conceptually नहीं किए, मसले तो होंगे। It was necessary to subtract the triangle area from the sector area, then simplify the expression।
The requirement for the exact area meant that decimal answers could not be awarded full marks. ये बहुत जरूरी है. एग्जैक्ट वो कह रहा है, उसकी कोई रीजन है ना, तो वो चाह रहा है आप स्क्वायर रूट में काम करें, आप पाई में काम करें, उन दोनों में काम करना था. अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं ओनली अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स स्पॉटेड दैट द गिवन लेंथ ऑफ बीडी इन दिस पार्ट वाज अ क्लू दैट एंगल वाज नो लॉन्गर पाई बाय 6 बट पाई बाय 3. For those who continued to use pi by 6, a maximum of 2 marks were available. एक मिनट देखते हैं मार्क्स थे कितने इसके. इसके मार्क्स थे 4. तो यानी अगर आपने गलत एंगल भी इस्तेमाल कर लिया फिर भी वो कह रहे चले 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. अब ये कह रहे हैं फॉर यूजिंग द आर्क लेंथ फॉर्मूला एंड फॉर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ एडी. मैंने पाइथागोरस इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसको साइन कोसाइन टेंजेंट तो इस्तेमाल नहीं हुआ, उसी की बेसिस पे किया. Coming back to this question. Now, अब ये वाला देखते हैं इसके अंदर क्या खास बात है. इसमें ये कह रहे हैं कि the function f is defined as follows: x square minus 4 over x square plus 4 for x is greater than 2. Find an expression for f inverse. ये तो हो जाता है. उसके बाद ये कह रहे हैं, ये खास बात थी कि इसको तोड़ के यूं लिखना, वो तो आप ए लेवल सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं. इसने आपको हिंट दे दी है कि ये वाला जो है दैट्स द सेम थिंग एज दिस एंड हेंस स्टेट द रेंज ऑफ एफ. अच्छा, अब मुझे जाने दें जून 2022 वेरिएंट 11 क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा जी, अब मैं जाता हूं एक दूसरी फाइल पे जहां पे ये चीजें की हुई है. सो दिस इज P1 लाइव और जून 2022 पेपर 1, और यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या किया हुआ है. पेपर 1 है, एक मिनट, क्वेश्चन 6 में मुझे मिलेगा. क्वेश्चन 6 जो है वो ये रहा, कहां चला गया, दिस इज 6. ओके, इत्तेफाकी बात है, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यहां लगा हुआ है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा जरा. अच्छा जी, अब यहां देखें, इट सेज द फंक्शन f is defined as follows: find an expression for f inverse. अब गौर से देखते जाएगा. यहां पे पहले वही एज यूजुअल कह रहे हैं, लेट y is equals to fx, therefore f inverse y is equals to x. fx की जगह y लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, x को सब्जेक्ट बनाया, एक्चुअली x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, x स्क्वायर यहां रहा, और उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिया. अब यहां पे स्क्वायर रूट में पॉजिटिव साइन क्यों लगाया, ये अच्छा सवाल है. पॉजिटिव साइन इससे लगाया कि देखे वी आर गोइंग टू द राइट ऑफ अ पॉइंट. हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है आगे का पॉइंट हो, इससे स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव आएगा. दैट इज द लॉजिक. अब आ जाए इस वाले पे. ये कह रहे हैं कि शो दैट 1 minus 8 over x square plus 4 can be expressed as this and hence state the range of f. यहां पे आपने एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया. इसका मतलब है इससे रेंज नहीं निकाल सकते, निकालने के लिए इसकी जरूरत है, तभी तो ये काम करा रहा है. अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि fx को ये लिखा, मैंने 2 प्लग इन किया. ऑफ कोर्स इट्स नॉट इंक्लूसिव, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि अगर मैं 2 डालूंगा तो क्या होगा. 2 डालूंगा तो डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, 8 over 8 1 हो जाएगा, 1 minus 1 0 हो जाएगा. मैं अभी सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहा हूं. 3 डालूंगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, 10 डालूंगा डिनोमिनेटर और बढ़ेगा. इसका मतलब है जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा. जब मैंने पूरे के अंदर डाला, ये 8 over 8 लिखा, यहां 1 था, ये 0 आ गया. यस इट्स नॉन इंक्लूसिव, लेकिन ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. जब मैं 10 डालूंगा तो दिस इज लेसर देन 0 बट अभी भी ग्रेटर देन 1 होगा. क्यों, ये तो छोटा होता जाएगा. 1 माइनस दिस छोटी वैल्यू 1 से तो बड़ी ही है ना. और यहां पर जो है, यानी माय बैड, लेसर देन 1 बट ग्रेटर, लेसर देन 0 बट ग्रेटर देन 1. ये मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिखा है. बेसिकली दिस इज ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 1. ये मुझे कहना चाहिए था, शायद मैंने बोला वो हो, लिखा ये हो. उसके बाद फिर क्या किया, फिर उसके बाद यही कहानी यहां हुई. ये फिर भी छोटा होता जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी. सो बेस्ड अपॉन दिस नॉलेज हम कहेंगे कि fx लाइज बिटवीन 0 and 1. अब फिर ये आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो कि समझाना एक बहुत मुश्किल काम होता है. एक्सप्लेन व्हाई द कंपोजिट फंक्शन f of f कैन नॉट बी फॉर्म. पहला f, दूसरा भी f. f का डोमेन, f का रेंज. इस वाले f का डोमेन, इस वाले f का रेंज. क्या कहानी है, रेंज ऑफ f शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f.
अब fx क्या है, fx की रेंज तो ये रही, और डोमेन ऑफ f क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, ये 2 से ऑल द वे आखिर तक है, 2 से लेके इंफिनिटी, ये छोटा सा है 0 से 1। क्या ये इसका रेंज ऑफ f जो है, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 0 से 1 है, वो तो स्टार्ट हो ही रहा है 2 से। Composite function cannot be formed, it's not defined because range of f is not a subset of domain of f. ये असूल है, ये डायग्राम बना लेंगे ना तो जिंदगी आसान बन जाएगी। यहां से जो हासिल होता है वो या तो एग्जैक्ट बराबर हो, क्योंकि इसी में से इसमें जाएगा, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो बेसिकली इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू 1 की, तो वो उसको हम सबसेट कहते हैं। तो ये वाली कहानी इसकी होगी। And that completes this particular question. अच्छा जी, अब ये था क्वेश्चन नंबर 6। यहीं से देखते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 11 2022 का पहला क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, ये वाला जो है दिस इज 2022 एंड आई थिंक मैंने उस पेपर का पहले मैं देख लूं कौन सा क्वेश्चन है। ये तो यहां से हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक नजर देखें। यहां पे ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज द कर्व विद इक्वेशन सच एंड सच एंड द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी। ये तो हो गया आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। उसके बाद कह रहे हैं हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। नाउ दिस कर्व इज एट द टॉप, this line is at the bottom। तो पहले कर्व के नीचे का एरिया निकाल लें। ये निकालने के बाद लाइन के नीचे जो एरिया है वो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का अलग से निकाल लें और सबट्रैक्ट कर लें। इसकी वर्किंग में फिर एक साथ वहां फाइल में जाऊंगा, फिर मैं बताता हूं। अच्छा जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मेरे ख्याल से वो बता देना चाहिए। दिस इज जून 2022 वेरिएंट 11। फिर से इधर जाते हैं और इसमें है जून 2022 वेरिएंट 11। ये आगे पीछे कैसे लगा हुआ है? 13 क्वेश्चन 9 2022 क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 7 है, यहां से आई थिंक कुछ आगे पीछे हो रहा है। जून 2022 पेपर 11 मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 जून 2022 पेपर 11। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज the curve y is equals to sin x is transformed to the curve 4 sin half x minus 30 degrees। अब ये ऐसी चीज है जिसमें लोगों को मसले मसाइल ठीक ठाक है। मैं मान रहा हूं कि ये जरा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है जितना लोग बनाते हैं। जो मैथ्स का असूल है बॉडमस का वो अप्लाई करेंगे। इट्स ऑलवेज फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड देन आउटसाइड। तो वेरिएबल आपका x है, फंक्शन साइन है, उसको आपने हाफ किया, हाफ करने के बाद 30 डिग्रीज की मूवमेंट की, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया। सो दैट्स हाउ इट गोस। Describe fully a sequence of transformations that have been combined, making clear the order in which the transformations are applied. Sin x को sin half x किया, यहां पे it's a stretch compression along x axis, scale factor is 2। हाँ, ये याद रखेगा कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x हाफ x है, तो जो आपका स्केल फैक्टर होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद 30 डिग्रीज का शिफ्ट आया, माइनस का मतलब है सीधे हाथ पे। ट्रांसलेशन वेक्टर में एक्स वाई लिखते हैं, एच के लिखते हैं, तो ये एक्स की मूवमेंट है, ये वाई की मूवमेंट है। और आखिर में इट्स अ स्ट्रेच अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये जो बाहर वाला स्केल फैक्टर है 4 का मतलब 4 ही होता है। जो x का कोफिशिएंट है यहां उलट मतलब होता है, यहां रेसिप्रोकल होता है। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये यहां पर अप्लाई हुई है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जून 2022। और इसका द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x square plus y square plus 6x minus 2y minus 26 equals to 0. Find the coordinates of the center of the circle and the radius, and hence find the coordinates of the lowest point on the circle। ये भी अच्छा सवाल था।
ये तो कंप्लीटेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स है, वाई स्क्वायर के साथ वाई है, कांस्टेंट सीधे हाथ पे गया। उसके बाद जैसे आप क्वाड्रेटिक्स के अंदर करते हैं वही कहानी यहां करते हैं। First add, then subtract square of half the coefficient of x. First add, then subtract square of half the coefficient of y. ये तीन टर्म्स ये बन गए, ये तीन टर्म्स ये बन गए। ठीक है, लेट मी गेट अनदर हाईलाइट ओवर हियर। और ये वाला जो कांस्टेंट है, ये वाला जो कांस्टेंट है, दैट्स टेकन टू द अदर साइड। तो 26 और 9 और 1 10, ये हो गया 36। ये सिंप्लीफाई हो गए, ये उस फॉर्मेट में आ गया। 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 है, तो रेडियस 6 है। इससे हमेशा कंपेयर करेंगे तो ये h और k आ गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब लोवेस्ट पॉइंट कब बनेगा? लोवेस्ट पॉइंट उस वक्त बनेगा कि जब सेंटर से मैक्सिमम रेडियस नीचे चले जाएंगे। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 1 है, 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आ गया। और अगर वो हाईएस्ट पूछता, यहां नहीं पूछा है, अगर पूछता तो इस y कोऑर्डिनेट में 6 ऐड किया तो 7 आ गया। तो लोवेस्ट है -3 -5, x कोऑर्डिनेट इज अनचेंज, हाईएस्ट जो है वो -3 एंड 7 है। इसी तरीके से ये समझ ले, अगर वो राइट मोस्ट पॉइंट पूछता तो -3 में 6 ऐड कर देते, y कोऑर्डिनेट सेम रहता। अगर वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पूछता तो -3 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देते, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आ जाता और ये सर्कल यू बन जाता। सो दैट इज द कहानी ओवर हियर। और ये चीज भी है। अब ये कह रहे फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट k फॉर व्हिच द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स। अब ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉरी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक से पहले डिस्क्रिमिनेंट आ गया। आपने इसको उठाया, y की जगह प्लग इन किया। मैं ये वर्किंग साइड पे करता हूं, यानी यहां तो मैंने सिर्फ y लिखा है, असूली तौर पे ये वाली वर्किंग भी साइड पे कर लेनी चाहिए ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल वर्किंग में बोझ कम से कम पड़े। उसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ लिखा, एक्स को एक्स के साथ लिखा, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखा, ये कांस्टेंट कैंसिल किया, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कांस्टेंट टर्म है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसको सिंप्लीफाई किया। और ये याद रखिएगा जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज whenever we are talking about a quadratic inequality, drawing a sketch is a must, उसके लिए factorization is a must। तो यहां सिर्फ मैंने k कॉमन लिया और यहां से 108k माइनस 144, उसको बाद में सिंप्लीफाई कर लूंगा, वो कोई बिग डील नहीं है। जो जरूरी चीज है वो ये है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए फैक्टराइजेशन इज अ मस्ट। उसकी बेसिस पे स्केच, तो ये k के लिए बनाया है, ग्रेटर देन 0, रीजन अबव द एक्स एक्सिस, 2 सेपरेट रीजन, 2 सेपरेट आंसर, एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट। ये कहानी इसकी। अब यहां तक अभी जो हमने पढ़ा है, एक काम करते हैं, पहले जरा एग्जामिनर रिपोर्ट में जाते हैं। हमने ये देखा, 8 देखा, और उसके बाद हम लोगों ने ये 9 देखा, और उसके बाद जो है यहां तक हम पहुंच गए। तो चले पहले एग्जामिनर रिपोर्ट इसकी देखते हैं। ये वाला तो वो पहले फंक्शंस वाले की बात करते हैं, शायद एक आध क्वेश्चन हमने स्किप किया होगा। Many good solutions were seen, but some candidates had difficulty in factorizing out x square. ये इग्नोर कर दें, ये अजीब सी बात लिखी है। और y square if they had swept the variables first, ये करने की जरूरत ही नहीं है, गलत बात है। अब ये कह रहे हैं a common error was giving the final result as this thing instead of just the positive answer। तो एग्जामिनर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप कह देंगे अच्छा प्लस माइनस है, उसकी मर्जी, जो चाहे चूज कर ले। नहीं, आप जा रहे हैं टर्निंग पॉइंट के सीधे हाथ पे, सो दैट इज व्हाई इट्स जस्ट द पॉजिटिव आंसर। टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से आगे है तो स्क्वायर रूट आएगा, ये असूल याद रखें। अब क्या चाह रहे हैं? अब ये कह रहा है a few candidates chose to divide first and followed the alternative method in the mark scheme। वो देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं पता वो कौन सी है, लेकिन यहां पे ये जो सिंपल तरीका है हम वही करेंगे। अब यहां पे ये कह रहे हैं मोस्ट responses showed how to find the given expression correctly, but it was rare for candidates to find both the upper and the lower limits of the range। हाँ, यानी ये मुश्किल था, ये आसान क्वेश्चन नहीं था। Candidates are reminded to use the calculator with carefully chosen values to help them answer this type of question। हाँ, अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये तो आप ग्राफ नहीं बना सकते हो ना, तो यहां पे तो आपने सोच समझ के चीजें इस्तेमाल करनी है, जैसे मैंने इस्तेमाल कराई। मैंने कहा अच्छा डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, फिर ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, फिर 1 से छोटा होता जाएगा। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है।
Some strong responses to this question were seen. A correct explanation would mention that part of the range lies outside of the domain. सीधा सीधा ये है कि range of f is not a subset of domain of f. I think ये f of f वाला था. अच्छा जी, उसके बाद ये वाला वो था जिसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने नहीं मिला, लेकिन हमने डिस्कस किया. That's the area thing. Many candidates correctly equated the expression for the line and then curve and then squared both sides. A very common error was to square the individual terms. कभी भी नहीं होता है, ये असूल याद रखेगा. Square both sides होता है, और उसके बाद you have to solve a 3-term quadratic. उसके बाद कह रहे a correct strategy involving integrating both functions or the difference between them. यानी दो अप्रोच है ना, या तो आप सब्ट्रैक्शन करें और फिर इंटीग्रेट करें, या दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करें. आई पर्सनली प्रेफर दिस मेथड. और फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. हाँ, एक को अगर स्ट्रेट लाइन जब भी होगा तो उसमें ट्रेपीजियम होगा, या आपका रेक्टेंगल होगा, या ट्राइंगल होगा, इस टाइप की चीजें निकाल लो. अच्छा, ये भी सुनिएगा. It was essential to show a full substitution of the limits such answers obtained by calculator use could not be awarded full marks. ठीक है, I think loud and clear बात है कि आपको वैल्यूज प्लग इन करनी है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, वो मना नहीं कर रहा. वो ये कह रहे हैं कि आप बताएंगे नहीं कि आपने लिमिट्स की डाली है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी जगह आपने इंटीग्रेट किया और आपने अपर लिमिट डाली, माइनस डाला, फिर आपने लोअर लिमिट डाली, तो ये बताना जरूरी है. उसके बाद बेशक कैलकुलेटर इस्तेमाल करें. कैलकुलेटर में पूरी इक्वेशन डाल के आंसर नहीं निकालें. Arithmetic or sign errors were often seen in this working. A few candidates attempt to square the two functions before integrating. ये शायद वॉल्यूम वगैरह निकालने के चक्कर में. ये वाला जो है, this is now the transformation question. Almost all candidates made errors in describing the sequence of transformation, the most common being to describe one of the transformation in the x direction incorrectly or incompletely. For horizontal stretch, it was common to give the scale factor as 1/2 instead of 2, and or to state that it was vertical. For translation, the direction or axes were often incorrect. ये सारी गलतियां बता रहा. Candidates should understand that if the translation is carried out after the horizontal stretch, its vector needs to be this thing or not. यानी जब आप पहले स्ट्रेच करेंगे और बाद में उसको आप करेंगे ट्रांसलेट हॉरिजॉन्टल, तो वो फिर चीजें चेंज हो जाती है, वो जरा हायर लेवल हो जाता है. वो हमें नहीं करना है. इसीलिए मैंने आपको जो बताया वो फिर से सुन लें. यहां पे असूल जो बताया है, कहां चला गया वो क्वेश्चन, एरिया था और उसके बाद था भाई, वो ये है कि यहां पे पहले आपने साइन एक्स को पहले साइन हाफ एक्स किया, पहले स्ट्रेच करें, उसके बाद ट्रांसलेट करें साइन हाफ एक्स माइनस 30 डिग्रीज, उसके बाद आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 साइन हाफ एक्स माइनस 30 डिग्रीज. कुछ लोग अगर वो ये करेंगे कि पहले वो स्ट्रेच करें और उसके बाद ये हाफ एक्स वाली कहानी करे, सॉरी पहले ट्रांसलेट करे हॉरिजॉन्टली, फिर वो स्ट्रेच करे, तो वहां वो चीजें चेंज हो जाएगी. तो असूल ये है, देखे एक्स है, फिर हाफ एक्स है, फिर उसके बाद हाफ एक्स माइनस 30 डिग्री से, फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है. सो दिस इज द ऑर्डर दैट यू शुड बी गोइंग इन. कमिंग बैक टू दिस थिंग. अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हमने नहीं किया, वो ट्रिग्नोमेट्री का था. पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है. While many correct responses were seen, this question proved particularly challenging for some candidates who could not rearrange to reach the spot. Others carried out operation in the wrong to isolate x from this thing, or subtracted 30 instead of adding it. A number of candidates supplied only one solution, or 30 is their second solution. इसको जरा देख लेते हैं, क्या खास बात थी भाई. इसमें यह था कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, तो साइन ब्रैकेट हाफ एक्स माइनस 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2√2/4, जिसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा √2/2, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/√2. अब आपको याद होगा कि साइन ऑफ 45 डिग्रीज या कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज इन दोनों की मुश्तरका वैल्यू है, नॉट मुश्तरका यानी इन दोनों की कॉमन वैल्यू है, दैट इज 1/√2. तो अब आपने लिखा कि x lies between 0 and 360 degrees.
half x lies between 0 and 180 degrees. Half x minus 30 degrees lies between negative 30 degrees and 150 degrees. अच्छा, यहां पर भी तो सीखने को बहुत कुछ है. क्या कर रहा हूं मैं? x को मैंने हाफ x किया, हाफ x को हाफ x माइनस 30 किया. ये वही ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर है. अब आप ये करेंगे कि इसके बाद आप लिखेंगे, आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप कहेंगे लेट अल्फा बी द बेसिक एंगल, साइन अल्फा इज 1/√2, therefore अल्फा इज 45 डिग्रीज. उसके बाद आप लिखेंगे साइन ब्रैकेट, बल्कि साइन तो हट गया, हाफ एक्स माइनस 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, पहला क्वाड्रेंट 45 है, और क्या दूसरा कोई आंसर भी है? यहां 0 से 360 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज 180 माइनस 45 विच इज 135 डिग्रीज. अच्छा जी, क्या ये दोनों आंसर्स इस रेंज में है, नेगेटिव 30 से 150 के दरमियान? बिल्कुल है, तो कोई इश्यू नहीं. Therefore, half x is equals to 45 plus 30, and this is 135 plus 30. Therefore, x comes out to be 75 into 2, 150 डिग्री, और ये हो गया 165. इसको डबल किया तो 330 डिग्री. ये आपके फाइनल आंसर्स है. तो ये वर्किंग थी जो कि कुछ लोगों से हैंडल नहीं हुई. अब आ जाए सर्कल वाली चीज पे. Most candidates attempted to form an equation of a circle by completing the square on x and y and then stated the center and the radius. Sign errors occurred in some cases. ठीक है, और फिर क्या है? Either in completing the square or reading the coordinates. Numerical errors were common. For example, an incorrect value of r square in the circle equation. Candidates who sketched a diagram could deduce the lowest point efficiently. इसका मतलब है डायग्राम बनाया और उसकी बेसिस के ऊपर फिर मार्क किया कि ये है आपका सेंटर, और इतना नीचे जाएंगे रेडियस तो ये वाला लोवेस्ट पॉइंट आ जाएगा, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा, कभी पूछ सकता है. और उसके बाद फिर क्या है? while others opted to use algebraic lengthy methods, the lowest point was commonly incorrect. Some number of candidates appeared to overlook the requirement to find the lowest point. उसके बाद फिर वो डिस्क्रिमिनेंट वाली बात आती है. Some candidates substituted kx minus 5 into the circle equation from part A, while others used the equation given. It was necessary to show all these steps in collecting terms into a 3-term quadratic equation, then apply the condition b square minus 4ac is greater than 0. देखें, पूरा P1 अगर एक लफ्ज में मैं समझाऊं, so it's all about algebra. चाहे वो इंडिसेस हो, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, चाहे वो एक्सपेंशन हो, एलसीएम हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, इनइक्वालिटी हो, ये सारा क्या है? अलजेब्रा ही तो है. अब ये कह रहे कि ऑल्टरनेटिव मेथड भी था कोई. An alternative method involved rearranging the circle equation to find the expression for y and then equating this to kx minus 5, but weaker responses did not rearrange first and so on. हमने इतना कर लिया, हमने बहुत अच्छा कर लिया, काफी. अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, उसको देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन, और फिर मैं एग्जामिनर रिपोर्ट का शुरू का हिस्सा पढ़ूंगा. द इक्वेशन, नहीं माय बैड, ये तो हम कर चुके हैं. इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये वाला. द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज सच दैट द सेकंड डेरिवेटिव इज दिस थिंग. द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट -1 9/2. डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. तो अब इसने देखे उल्टी चाल चली. पहले आप इसको यहां प्लग इन करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आएगा. सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम है, नेचुरली अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम है. ये पहला हो गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. अब क्या कंडीशन आपके पास? आपके पास दो कंडीशन. जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 9/2 है. जब x की वैल्यू -1 है, y प्राइम की वैल्यू 0 है. तो आप इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे. आप कहेंगे कि पहली मर्तबा y प्राइम मिलेगा जब आप 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 dx को इंटीग्रेट करेंगे. आप ये कंडीशन डालेंगे तो इसका c मिलेगा. जब ये इक्वेशन मिल जाएगी फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कर्व मिलेगा और ये कंडीशन डालेंगे. क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास के अंदर. शो दैट द कर्व हैज नो स्टेशनरी पॉइंट्स. जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप आगे उसको एक ही पॉइंट आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा. इसका सोल्यूशन मैं देखता हूं, अगर है तो बता देता हूं. A point A is moving along the curve and the y coordinate of A is increasing at a rate of 5 units per second. Find the rate of increase of x coordinate at the point where x is equals to 1. That's pretty basic. अच्छा जी, ये तो पहले मैं यहां ये ओपन अप करके रख देता हूं और फिर मैं यहां पे देखता हूं
कि क्वेश्चन 10 में जून 2022 और 21 से 22 है, क्वेश्चन 11 2022 आई थिंक ये वाले, ये तो नवंबर है, और फिर उसके बाद है आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये वाला होगा, या ये रहा, ठीक है, ये मिनिमम आया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व ये आया, इंडिसीज ऑल अलोंग, उसके बाद फिर इंटीग्रेट फिर से किया, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और यहां पे ये k की वैल्यू 2 आई थी, हाँ, शो दैट द कर्व हैज नो स्टेशनरी पॉइंट्स, नो अदर स्टेशनरी पॉइंट्स, dy by dx इक्वल्स टू 0 किया तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, और यही आपका कहानी इसी के गिर थी, इसके अलावा कुछ था नहीं। लास्ट वाला जो है वो है आपका dy by dt, dy by dx, dx by dt एंड सो ऑन, इसकी कहानी है, नथिंग स्पेशल। अच्छा जी, अब जो है वो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं, क्या कहता है? Correct responses substituted x is equals to -1 into the second derivative without sign errors and concluded that this was a minimum. Most candidates found this question to be particularly challenging. हालांकि बहुत easy था. So only a small number of fully correct solutions were seen. ये तो अभी आपको समझ में आ गया क्या है? Many candidates said the expression for dy by dx to 0, but were either unable to solve the equation or did not justify the given statement. Some incorrectly stated the second derivative to be 0. Some candidates realized the need to substitute x is equals to 1 in the expression for dy by dx, but were unable to proceed further because they did not apply the chain rule. ये जो हम कहते हैं ना dy by dt, dy by dx into dx by dt, इसको chain rule की application कहते हैं, और उन्होंने इसको गलत अप्लाई किया। अच्छा जी, ये अब हमने एक पेपर में बहुत कुछ देख लिया, ठीक है ना? अब वो क्या चीज देखिए, ये कमेंट सब सुनना शुरू करें। First of all, some very good responses were seen, but the paper proved challenging. For this paper, knowledge and use of basic algebra and trigonometry from IGCSE or O level is expected as stated in the syllabus. The question paper rubric, यानी क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या स्टेट करता है? No marks will be given for unsupported answer from a calculator. ये तंग आ गया एग्जामिनर। This means that clear working must be shown to justify solution. Using calculators to solve equation, writing down only the solution is not sufficient for certain marks to be awarded. यानी आप ये समझ लें कि जो कुछ एग्जामिनर चाह रहे हैं वो उसको बता दें। इसी तरीके से for quadratic equations, for example, it is necessary to show factorization and the use of quadratic formula. Showing values substituted into it, किसी के जहन में misconception हो, दूर हो जाना चाहिए। Or completing the square. When factorizing, candidates should ensure that the factors always expand to give the coefficient of the quadratic equation. ये double check कर लिया करें। When asked for exact answer, this means an answer without rounding decimals. It is important that the correct terminology is used when answering transformation questions. A stretch, not squeeze or compression, for instance, should always be given with the correct scale factor and with the direction clearly indicated. Along x-axis है, along y-axis है, क्या है? A translation, not move, should be given with the column vector. Translation भी कह सकते हैं, shift भी कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर word है translation. तो ये कहानी थी ये वाले पेपर की। ये थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से जो मैं रिव्यू करा सकता था वो मैंने रिव्यू कराया, और मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट।